राजस्थान में एक छोटा सा गांव था सोनपुर। और सोनपुर गांव में दो सगे भाई रहते थे। एक का नाम था मदन और दूसरे का नाम था प्रताप। दोनों भाई तो सगे थे, लेकिन दोनों की दिनचर्या एक दूसरे के विपरीत थी। प्रताप बहुत अमीर था और उसको अपनी अमीरी पे बहुत ज्यादा घमंड था। वहीं मदन गरीब था और वो रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसको बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए कुछ अनाज जुटाता था। मदन का एक छोटा सा प्यारा सा बेटा था जिसका नाम था राजू, जो अपने माँ बाप का बहुत कहना मानता था। और मदन की एक पत्नी थी जिसका नाम था गौरी। और गौरी को अपने बेटे राजू को लेकर काफी चिंता रहती थी और वो बार बार अपने पति मदन से यही बोलती रहती कि ऐसे हालात में हम हमारे बेटे राजू को किस प्रकार से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और कैसे उसे एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। तो इन बातों को लेकर एक दिन गौरी अपने पति को कुछ बोलने लगती है। अरे, आ गए आप? कुछ खाने के लिए लाए हैं या ऐसे ही हाथ हिलाते आ गए? कुछ भी घर में खाने के लिए नहीं है। मैं तो चाहे भूखी भी रह लूंगी, पर ये हमारा छोटा सा प्यारा सा बच्चा है राजू, इसका मैं क्या करूं? इसको भूखा मैं देख नहीं सकती। आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे गोरी, मैं लकड़ी काटने तो गया था, लेकिन आज मेरी कुछ तबीयत सही नहीं थी और मुझे थोड़ा बुखार सा महसूस हो रहा था। कुल्हाड़ी में जैसे ही मारने लगता तो मुझसे कुल्हाड़ी ही नहीं उठ पा रही थी। इसलिए मैं वापस घर लौट आया और मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आज मेरे को तेज बुखार होने वाला है। देखो, आपका जो छोटा भाई है वो अपनी पत्नी स्वीटी का कितना अच्छे से ध्यान रखता है। उसको उनकी मनपसंद सारी चीजें ला के देता है। अगर वो साड़ी के लिए बोले साड़ी ला के देता है, घुमाने के लिए बोले घुमा के लाता है। मैं आपसे ये सारी चीजें तो मांग ही नहीं रही हूँ। हमारा एक ये छोटा सा प्यारा सा बेटा राजू है, ये अच्छे से पढ़ लिख ले और हमें दोनों टाइम का खाना अच्छे से मिल जाए। बस इतना सा ही चाहती हूँ मैं आपसे। अरे पिताजी, आप थोड़ा आराम करिए। मुझे आप थके थके नजर आ रहे हैं। कल सुबह हम दोनों साथ चलेंगे और मैं भी आपकी मदद करूंगा और दोनों मिलकर खूब सारी लकड़ियां काटेंगे और खूब अच्छा भोजन बनाएंगे। हाँ जी, राजू सही बोल रहा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप अभी आराम करो और कल जरूर से कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी और कल की कल देखेंगे। अभी आप आराम करो। और इधर प्रताप की पत्नी स्वीटी प्रताप से कुछ बोलने लगती है। अरे सुनो, दिवाली आने वाली है और मुझे खूब सारी शॉपिंग करनी है। हमारे घर के पास में जो वो विमला है, वो देखो एक सोने की चूड़ियां लेके आई है। मुझे भी वैसे ही चाहिए। और मेरा जो ये टीका लगा रखा है मैंने, ये भी बहुत पुराना हो गया है, बहुत ओल्ड हो गया है। मेरे को न्यू डिजाइन का लेना है। तो आप मुझे वो न्यू वाला कब दिला रहे हो, जल्दी से बताओ। अरे वाह स्वीटी, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। कल मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और साथ में हम हमारी गाड़ी से चलते हैं और तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम तुम्हारी खरीदारी करना और साथ ही साथ हम एक अच्छे होटल में बाहर खाना भी खाएंगे, क्योंकि इस दीपावली पर मुझे पूरे 50,000 रुपए बोनस जो मिला है। अरे, आज गौरी भाभी आई थी घर पे और कुछ पैसे उधार मांग रही थी। मैंने तो साफ ही मना कर दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर वो आपसे बोले तो आप भी बिल्कुल से मना कर देना। इन गरीब लोगों को मुंह लगाना अच्छी बात नहीं है। वो गरीब हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमें तो अच्छे से जीने देना। घर पे आ जाते हैं मांगने के लिए। हम कोई धर्मशाला खोल के बैठे हैं कि जो भी आए उसको दान करते रहेंगे? अरे वाह स्वीटी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया और मुझे बता दिया। ये उससे भी ज्यादा अच्छा किया। अब अगर वो मुझसे भी पैसे मांगते हैं तो मैं उनको तुरंत मना कर दूंगा। और इधर मदन की हालत ज्यादा खराब हो जाती है। उसको बहुत तेज बुखार हो जाता है और उसके हाथ पांव में बिल्कुल भी जान नहीं रहती। तो गौरी मदन को बोलती है कि मैं स्वीटी और प्रताप से कुछ मदद मांग कर लाती हूँ। अरे सुनो, मैं स्वीटी के यहाँ जाके आती हूँ। देखती हूँ, देखे कुछ पैसे उधार मिल जाएं तो। आप बिल्कुल से चिंता मत करना, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। अरे स्वीटी, कहाँ हो? क्या कर रही हो?
इधर तो आओ जरा। गौरी को अचानक घर में देखकर प्रताप और स्वीटी चौंक जाते हैं। अच्छा हुआ देवर जी आप घर पे ही मिल गए। मैं आपसे ही मिलने के लिए आ रही थी। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कल रात से ही उनको बहुत तेज बुखार है और आज तो आंखें ही नहीं खोल रहे हैं। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। 1-2 दिन में वापस लौटा दूंगी। दवाई लेके आनी है उनके लिए। अरे गौरी भाभी, अभी तो मेरा भी थोड़ा हाथ टाइट ही चल रहा है और 2 महीने से मुझे सैलरी भी नहीं मिली है, तो पैसा तो मेरे पास अभी फिलहाल तो नहीं है। कोशिश कर लेता हूँ कहीं से कोई व्यवस्था बैठ जाती है, वरना मैं अभी तो आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। और इस प्रकार गौरी प्रताप की बात सुनकर हताश हो जाती है और अपने घर लौट आती है। पिता को यूं बुखार में तपता हुआ देख राजू कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी माँ से बोलने लगता है। अरे माँ, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करती हो? चाचा ने पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, मैं अभी कुल्हाड़ी लेकर जाता हूँ और जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ और लकड़ियाँ बेचकर मैं पिताजी के लिए दवाई लेकर आऊंगा और उनके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तब तक तुम पिताजी का ध्यान रखना। और इस प्रकार से राजू अपनी माँ को बोलता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। अरे राजू बेटा अपना ध्यान रखना। अभी तुम बहुत छोटे हो और शाम होने से पहले घर वापस आ जाना बेटा। जंगल में चलते चलते राजू को एक मोटा पेड़ दिखता है और राजू वहां रुक जाता है और उस पेड़ के ऊपर जैसे ही वो कुल्हाड़ी मारता है पेड़ से कराने की आवाज आने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द होता है, मुझे मत काटो, छोड़ दो मुझे। और इस प्रकार कराने की आवाज सुनकर राजू डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही है और राजू की नजर सामने पेड़ के ऊपर पड़ती है। अरे वाह, बोलने वाला पेड़! मैंने तो कभी बोलने वाला पेड़ नहीं देखा। और क्या ये आवाजें तुम ही निकाल रहे हो? क्या तुम्हें भी चोट का दर्द महसूस होता है? हाँ, मुझे भी दर्द होता है। जब तुम मुझे कुल्हाड़ी मारते हो तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तुम मुझे मत काटो, अभी मैं छोटा हूँ। अरे हाँ, तुम अभी तो बहुत छोटे हो। तुम ऐसा करो, अपनी जिंदगी जियो, मैं बाद में तुम्हें काटता हूँ। और इस प्रकार से राजू उस पेड़ को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए आगे चल पड़ता है। हाँ, ये पेड़ अच्छा लग रहा है और कुछ बड़ा भी लग रहा है। मैं इसी को काट लेता हूँ और इससे मुझे शायद अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। और राजू जंगल में एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा नीम का पेड़ देखकर रुक जाता है और उसको काटने लगता है। मुझे मत काटो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जीना है। और बूढ़े पेड़ की कराहने की आवाज सुनकर राजू अपनी कुल्हाड़ी नीचे कर लेता है और इधर उधर देखने लगता है कि आखिर आवाज कहाँ से आ रही है। और इतने में फिर पेड़ बोल पड़ता है। अरे वाह राजू बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो। मेरे बोलते ही तुमने मुझे काटना बंद कर दिया। तुम बहुत अच्छे हो। अरे वाह, क्या तुम भी बोल सकते हो? अभी पीछे ही मैंने एक बोलने वाला पेड़ देखा जिसको मैंने नहीं काटा, और तुम तो बहुत बूढ़े पेड़ नजर आ रहे हो। मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, मैं कोई दूसरा पेड़ देख लूंगा। तुम्हारी कुछ ही जिंदगी बची है, तुम अपनी जिंदगी जियो। अरे राजू बेटा, अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो अपने पिताजी के लिए दवाई कैसे लेके जाओगे और कैसे उनके लिए खाना लेकर जाओगे? अरे तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो मेरे बारे में, और तुम्हें कैसे पता कि मेरे पिताजी बीमार हैं? अरे राजू बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि तुम बहुत सच्चे हो और मेरे मना करते ही तुमने मुझे काटना बंद कर दिया। बेटा, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम चाहो मुझसे जितना पैसा ले सकते हो। रुपया पैसा, सोना चांदी सब कुछ है, बहुत खजाना है मेरे अंदर। क्या पेड़ के अंदर खजाना? मैं समझा नहीं, आप
मुझे विस्तार से बताइए कैसे। बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मेरे अंदर खूब खजाना छुपा हुआ है, हीरे जवाहरात सोना चांदी। और उसके लिए तुम्हें एक मंत्र बोलना होगा और वो मंत्र है मोटी चैन मोटा पैसा, पूरी दुनिया ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगा मेरे जैसा। अरे वाह, कितना अच्छा मंत्र है। मोटी चैन मोटा पैसा, पूरी दुनिया ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगा मेरे जैसा। मोटी चैन मोटा पैसा, पूरी दुनिया ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगा मेरे जैसा। और राजू जैसे ही मंत्र बोलता है, पेड़ का खजाने का दरवाजा खुलने लगता है। अरे वाह, ये तो सचमुच जादू है। कितना सारा खजाना है, मैं इसमें से कुछ ले लेता हूँ। और राजू के सामने इतना ढेर सारा खजाना होते हुए भी राजू उसमें से मात्र 5 हीरे ही उठाता है। राजू खजाने में से 5 हीरे लेकर घर पहुंचता है। माँ पिताजी सुनते हो? देखो मैं क्या लाया। माँ देखो, किधर हो तुम लोग? देखो मैं क्या लाया। क्या बात है बेटा राजू, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी जोर जोर से? क्या हुआ? और लकड़ियां कहाँ हैं? तुम तो जंगल से लकड़ियां काट के लाने वाले थे। माँ देखो, आज मुझे जंगल में एक बोलने वाला पेड़ मिला और उस पेड़ के अंदर खूब सारा खजाना था। उसके अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात खूब थे। मैं तो उस खजाने में से ये 5 हीरे ही लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों ने समझाया है ना, लालच बुरी बला है। इसलिए मैं 5 हीरे ही लाया हूँ, जितना हमारा काम चल सके। राजू द्वारा पेड़ की बात सुनकर मदन भी तुरंत खड़ा हो जाता है और राजू के हीरे देखकर वह चौंक जाता है। और उन हीरों की मदद से मदन ने अपना एक नया व्यापार स्टार्ट किया और अपना एक आलीशान बड़ा सा घर भी बना लिया। और इधर मदन की तरक्की देखकर स्वीटी और प्रताप दोनों जलने लगते हैं और स्वीटी प्रताप से कुछ बोलती है। अरे सुनते हो, मदन भाई साहब और गौरी भाभी ने कितना सुंदर मकान बनाया है, और इतना सारा पैसा उनके पास कहाँ से आया? क्या उनको कोई खजाना मिला है या उन्होंने कोई चोरी की है? पता तो करो जरा। हाँ स्वीटी, मेरे दिमाग में भी यही सवाल चल रहा था। मैं कल पता करता हूँ और देखता हूँ कि आखिर उनको कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लगा है, जो हमसे बड़ा और आलीशान मकान बना लिया, नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया और हमसे बड़ी गाड़ी भी खरीद ली है। कल जाकर मैं पता करता हूँ कि उनको ये पैसा कहाँ से मिला। और इधर मदन के पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और मदन अपने बेटे से राजू से बोलता है कि राजू बेटा, क्या तुम उस बूढ़े पेड़ से कुछ हीरे और ला सकते हो? और इन सारी बातों को खिड़की के बाहर खड़ा खड़ा प्रताप सुनता रहता है। अरे राजू बेटा, देखो, जो पैसा हमारे पास था वो हमने हमारे व्यापार में लगा दिया और हमने नया घर बना लिया, और कुछ बचे हुए पैसे से हम गाड़ी ले आए। अब क्या तुम उस बूढ़े पेड़ के पास दोबारा जाकर कुछ 4 या 5 हीरे ला सकते हो? हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं। उस बूढ़े पेड़ के पास बहुत ढेर सारा खजाना है और वो मेरा बहुत अच्छा मित्र भी बन गया है। मैं अभी जाता हूँ जंगल और उस बूढ़े पेड़ से 4 या 5 हीरे खजाने में से लेकर आता हूँ। और राजू की ये सारी बातें खिड़की के बाहर खड़ा प्रताप सुनता रहता है और राजू के पीछे पीछे वो भी जंगल में चला जाता है। और इस प्रकार राजू दौड़ा दौड़ा जंगल में जाता है और राजू के पीछे पीछे प्रताप भी जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। मोटी चैन मोटा पैसा, पूरी दुनिया ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगा मेरे जैसा। और राजू के सामने इतना ढेर सारा खजाना होते हुए भी राजू उसमें से मात्र 5 हीरे ही उठाता है। और राजू के जाते ही प्रताप पेड़ के पीछे से आता है और बूढ़े पेड़ के पास आकर वो भी मंत्र बोलने लगता है। मोटी चैन मोटा पैसा, पूरी दुनिया ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगा मेरे जैसा।
और इतना सारा खजाना एक साथ देखकर प्रताप चौंक जाता है और वो जैसे ही पेड़ के अंदर जाता है और सारा खजाना वो ले जाने की सोचता है, इतने में वो दरवाजा खोलने का मंत्र भूल जाता है और पेड़ का दरवाजा बंद हो जाता है और प्रताप उसके अंदर ही बंद हो जाता है। और जब प्रताप पूरी रात घर नहीं लौटता है तो अगले दिन स्वीटी मदन और गौरी भाभी के घर जाती है प्रताप का पता करने को। अरे भाई साहब, वो कल शाम से घर नहीं लौटे हैं। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आपने देखा है क्या उनको कहीं पे? क्या प्रताप कल शाम से घर नहीं लौटा और तुम मुझे अब बता रही हो स्वीटी? कहीं कुछ बोल के गया था क्या? हाँ, मैंने ही उनको आपके घर के पास भेजा था कि आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, आपने अपना मकान कैसे बनाया, ये सारी चीजें मैंने पता करने के लिए उनको आपके घर के पास भेजा था। और कल शाम से ही वो वापस ही नहीं आए। और इतना सुनते ही चिंटू समझ जाता है कि चाचा कहाँ गए होंगे और वो अपने पिताजी को और चाची को बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं चाचा को लेकर आता हूँ। और चिंटू दौड़ा दौड़ा जंगल में जाता है और उस बूढ़े पेड़ के पास जाकर वही मंत्र बोलता है और अपने चाचा को उस पेड़ के अंदर पाता है और वो अपने चाचा को छुड़ाकर फिर पुनः अपने घर पर लौट आता है और उसके चाचा को बोलता है कि चाचा, लालच बुरी बला है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जितना हमें मिले हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।